इट्स अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। ओके, एंड प्रोनाउन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट में रूल्स को हमने जो देखा उसको जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम लूंगा, सारे बच्चे मेरे साथ। तो देखो बेटा, प्रोनाउंस में क्या होता है ना, कि प्रोनाउंस में जो वर्ब आता है ना, वर्ब वर्ब या फिर प्रेपोजिशन, वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। बहुत सिंपल सा रूल है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी वर्ब या प्रेपोजिशन आपको मिले तो उसके बाद आप प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। अब ये केस क्या है? केस हम लोग जानते हैं साथियों, केस प्रोनाउन की वो वैल्यू है जो सेंटेंस में यूज कैसे होगी उसको बताती है। जैसे मान लीजिए, अगर सेंटेंस में हम देखते हैं कि अगर प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ही, शी, इट, आई, यू, वी, ये सब नॉमिनेटिव केस हैं। प्रोनाउन जब एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का जैसे वी का ऑब्जेक्ट अस, दे का ऑब्जेक्ट देम। ठीक है, तो इसके लिए एक चार्ट मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था पहले भी, ये चार्ट आप लोग देख लेंगे जल्दी से। तो ये चार्ट में आप देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई है, आई का ऑब्जेक्ट मी है। फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस को हमने देखा था साथियों, माई और माइन का डिफरेंस, और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस में क्या था कि जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद हमेशा नाउन आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूंगा दिस इज माई हाउस, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव की जितनी भी वैल्यूज है, यानी कि ये वाला जो टेबल है, ये कॉलम है जो जितना नीचे को जा रहा है, ये सारे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर, देयर, इनमें हमेशा इनके बाद नाउन आ जाएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, पढ़े प्रोनाउंस के चैप्टर में जाते हैं बट होते ये एडजेक्टिव होते हैं। बट पॉजेसिव प्रोनाउंस जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता। आवर्स, योर्स, देयर्स, इनके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन हमेशा आता है। ये दोनों का टेक्निकल डिफरेंस है। ये वाले कॉलम में हमेशा इनके बाद नाउन आएगा और इसमें नहीं आएगा। तो अब सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे एरर में? तो एरर की अगर हम बात करें साथियों, तो एरर इस तरीके से बन जाएगा, जैसे आपसे वो कह देगा दिस इज माइन हाउस, उसने वहां पर कह दिया माइन हाउस। अब आपको अगर पता है कि सर माइन कौन से कॉलम में है? पॉजेसिव प्रोनाउन में, तो इसके बाद नाउन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जो दोनों में क्लियर हो जाएगा। दिस हाउस इज माइन कहेंगे हम इसको। ठीक, तो ये आपका एक तो रूल ये था। उसके अलावा जो दूसरा रूल था वो यही था कि आपके जो प्रोनाउंस का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? 2 3 1 का सीक्वेंस होगा। 2 3 1 का सीक्वेंस होगा, यानी कि फर्स्ट पहले अगर हमें 2 3 पर्सन हैं तो पहले हम सेकंड पर्सन लगाएंगे, फिर थर्ड लगाएंगे और फिर फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। तो 2 2 3 1 का सीक्वेंस हम लगाएंगे। ये जनरली गुड सेंस में यूज होता है। बैड सेंस में हम इसको 1 2 3 भी कह सकते हैं, दैट इज फॉर बैड सेंस। ठीक है, तो ये हम बैड सेंस में कह सकते हैं, और 2 3 1 का सीक्वेंस गुड सेंस में होगा। इसके अलावा साथियों सेम केस कंपैरिजन का रूल है। सेम केस कंपैरिजन बोले तो सेम केस कंपैरिजन, जैसे कि अगर नॉमिनेटिव का कंपैरिजन कर रहे हैं तो नॉमिनेटिव से होगा। जैसे कि अगर मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, ही इज एज गुड एज, ही इज एज गुड एज और डैश कर दिया। तो अब यहाँ पर सारे बच्चे देख लेंगे ही इज एज गुड एज, तो यहाँ पर हमने आई और मी दो ऑप्शन दे दिए। तो आपको पता है कि सर नॉमिनेटिव है, ही का कंपैरिजन कर रहे हैं इस वैल्यू से, तो ही में यहाँ पर मी नहीं आ जाता है, मी नहीं आएगा क्योंकि मी आई का ऑब्जेक्ट है। तो नॉमिनेटिव का नॉमिनेटिव से कंपेयर होगा तो क्या होगा? ही इज एज गुड एज आई। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे, जैसे एब्सेंट, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, एंटरटेन, एब्सटेन। समझ में आ रही है बात? ये जनरली हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड वर्ब्स होते हैं। तो ये जितने भी वर्ब्स आएंगे अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट है तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मतलब इनके बाद ऑब्जेक्ट में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, अगर वो सेल्फ को रेफर कर रहा है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि अ, हम जो है पार्टी का आनंद ले रहे थे, वी वर इंजॉइंग
तो इंजॉइंग इन द पार्टी ऐसे सेंटेंस आएगा, वी वर एंजॉयिंग इन द पार्टी, तो आपको अलर्ट रह जाना है। इन सारे वर्ब्स की लिस्ट आपको जैसी आएगी तो प्रोनाउन बेस्ड एरर होगा। अभी तो सुनने में अच्छा लग रहा है, जब क्वेश्चंस आएंगे ना वहां पर, तब हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे वी वर एंजॉइंग, आपने कहा एंजॉइंग वर्ब है, और एंजॉइंग के बाद वी भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक एरर है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, कौन सा लेगा? वी के साथ हम क्या लेंगे? आवरसेल्व्स। तो वी वर एंजॉइंग आवरसेल्व्स इन द पार्टी, ये इसका आंसर होगा। तो एरर फाइंडिंग में ये आवरसेल्व्स जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे वर्ब्स की लिस्ट आप आराम से देख लेंगे कि लिस्ट ऑफ वर्ब्स विच टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर देम, और उनको आपने देख के जल्दी से उनका एक नोट कर लिया, और उसको आपने, जैसे हम हमेशा कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस हम नहीं कहते कि इंट्रोड्यूस खाली बस ना, तो इंट्रोड्यूस के साथ योरसेल्फ भी हम देते ही हैं। एब्सटेन का मतलब रोकना, किसी चीज में बंदिश लगाना। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है, हम कहते हैं ईच अदर और वन अनदर का डिफरेंस। ईच अदर और वन अनदर का डिफरेंस, ठीक है। तो ईच अदर हमेशा दो लोगों में होगा, दो लोगों के मध्य में ईच अदर होगा। और मोर देन टू के लिए आप क्या यूज करेंगे? मोर देन टू के लिए म्यूचुअल, म्यूचुअल रिलेशन में मोर देन टू के लिए आप वन अनदर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे रेसिप्रोकल कह देंगे बिल्कुल हम इसको। तो जैसे हम कहेंगे कि द बॉयज वर, अब अंडरस्टूड है, इम्प्लिसिट है कि दो से ज्यादा ही होंगे, अगर मान लें हम, अगर यहाँ पर दो एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है तो हम यही मान लेंगे द बॉयज वर टॉकिंग टू वन अनदर आ जाएगा। हम ये मानते हुए कि दो से ज्यादा बॉयज होंगे, हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। तो ईच अदर दो के लिए होता है रेसिप्रोकल में, और वन अनदर किसके लिए होता है भाई? मोर देन टू के लिए यूज होता है। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। देखें कि जो हमारे, हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं इनको, कंजंक्शन भी कह देते हैं। हु, व्हाट, व्हेन, विच, ये वाले क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में मोटा मोटा रूल बता देता हूँ, अंदर थोड़ा सा वेरिएशंस होते हैं। हु हमेशा किसके साथ आता है? हु हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ या पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, लिविंग थिंग्स या पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। और हु जिसको क्वालिफाई करता है, हु जिसको क्वालिफाई करता है, वो क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। हु जिसको क्वालिफाई करता है वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा किस में होगा? नॉमिनेटिव केस में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं। एक तो लिविंग थिंग्स या लिविंग पर्सन्स के लिए होगा, और नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए जिसको हु क्वालिफाई कर रहा है। अभी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं ही इज द मैन डैश हेल्प्ड मी, ठीक है, हेल्प्ड मी, यह वह व्यक्ति है जिसने मेरी मदद करी। और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया हु और हुम, हु और हूम। तो आपने देखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू लग रही है किसको क्वालि किसके लिए लग रही है? मैन के लिए लग रही है। अब मैन क्या है यहाँ पर? एज अ सब्जेक्ट है यानी नॉमिनेटिव केस है, या फिर एज एन ऑब्जेक्ट है, ये चेक कर लें। तो मैन के ही बारे में बता रहा है वो, मैन की ही व्याख्या कर रहा है। जरूरी नहीं है कि मैन करता हो सब्जेक्ट के लिए, मैन के बारे में बताया जाए तो भी वो जो है सब्जेक्ट हो जाता है। और ये वही मैन है जिसने मेरी मदद करी थी। तो ये क्लियर हो गया कि भाई मैन क्या है? अपने आप में सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है बोले तो नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव बोले तो इसलिए क्या लगेगा? टू लग जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें क्या है दिक्कत होम के साथ? होम जो है दिक्कत नहीं है, मतलब रूल है ये। होम किसके साथ यूज होता है? होम जिसको क्वालिफाई करता है वो कौन सा केस होता है भाई? वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि होम पैसिव फॉर्मेशंस में लगेगा, पैसिव सेंटेंसेस में लगेगा, क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा वहां पर पैसिव वॉइस लगेगी ही लगेगी। यू कांट हेल्प इट, है ना। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज द गर्ल डैश वी एडमायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया हु और हुम, तो फिर वही बात हो गई कि सर चेक कर लेते हैं जल्दी से कि सर यहाँ पर जो वैल्यू हमें लगानी है ये किसके लिए हो रहा है? गर्ल के लिए। तो सर गर्ल सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? तो सर अगर सब्जेक्ट होगी तो कर्ता होगी या उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट होगी तो उस पर कार्य होगा।
वो करने वाली नहीं होगी, वो रिसीविंग होगी, रिसीवर होगी, या फिर या फिर हम कह सकते हैं कि whom का आंसर देगी, whom we admire, whom we admire, तो गर्ल वी ऑब्जेक्ट। तो जब यहाँ पर गर्ल एडमायर कर नहीं रही है, गर्ल को एडमायर हम कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो गर्ल क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, तो इसलिए क्या आएगा, शी इज द गर्ल whom we admired। समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि whom पैसिव फॉर्मेशंस में लेता है। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ, अभी एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर और भी केसेस बनेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जबरदस्त क्वेश्चंस की सीरीज, एमसीक्यूज ऑन प्रोनाउंस। एमसीक्यूज क्या है, इनको एरर फाइंडिंग, हाँ एमसीक्यूज ही हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, इन हर क्वेश्चंस में एक एक लॉजिक लगेगा, लॉजिक को देखते चलेंगे, जहां जहां रूल होगा उसको लिखते चलेंगे। इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। तो देखो क्या होता है ना, जब भी हम नन लगाते हैं, नन जैसे सम लगाते हैं, ठीक है, सच लगाते हैं, नन लगाते हैं, ठीक है, नो वन लगा देते हैं, नो वन, थोड़ा सा अंदर जाके एडवांस लेवल के रूल्स है ना ये, नो वन लगाते हैं। ऐसे जब भी हम एडजेक्टिव वैल्यूज लगाते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, तो हम मेरे प्यारे साथियों वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन में हु का यूज नहीं करते। उनका पेयर किसके साथ लगता है? उनका पेयर लगता है दैट के साथ। किसके साथ लगता है? दैट। ठीक है, हम सच दैट का पेयर लगाते हैं ना, सम, देर इज सम मिल्क दैट इज सॉर, देर इज नो वन दैट कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड, देर इज नन। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं, फ्यू, इस तरीके के डिटरमाइनर जब आते हैं, तो उनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन में क्या रूल लगता है? दैट का लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटरमाइनर्स के साथ दैट का यूज होता है। मैं इनकी एक लिस्ट दे दूंगा आपको, आपको वैसे देख लेंगे, आप गूगल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट नोट मैंने दे दिया। क्या आपको देखना है कि द वर्ड्स विच टेक दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन बिफोर देम या आफ्टर देम, वो वर्ड्स जो अपने बाद रिलेटिव प्रोनाउन में दैट लेते हैं उनकी लिस्ट। तो सम, सच, नन, नो वन, ऐसे कुछ वर्ब्स हैं, सॉरी ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो अपने साथ दैट यू ले लेते हैं। क्लियर हो गया? दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं आप इसको, या कंजंक्शन कुछ भी कह लीजिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ पर लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वो क्या कह रहा है, ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पर बडी में क्या है, यहाँ पर पर्सन की बात कर दी उसने, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति, और एवरीथिंग में यहाँ पर इसने किसकी बात कर दी, थिंग की बात कर दी, या नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में हम रिलेटिव प्रोनाउन में विच का यूज करते हैं, पहले बता दे रहा हूँ, विच या दैट का। तो अब यहाँ पर समस्या यह है कि भैया क्या लगाएं, हु लगाएं, इसके हिसाब से लगाएं कि इसके हिसाब से लगाएं। तो यहाँ पर इसका रूल है, गोल्डन रूल है, कि जब एवरीबडी एंड एवरीथिंग दोनों आ जाते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? दैट। दैट लगा देते हैं। ये दैट वाला टेक्निकल पॉइंट है, ये याद रखना। दैट कुछ एडजेक्टिव्स के साथ पेयरिंग में भी लेता है, और जहां पर एवरीबडी एंड एवरीथिंग दोनों ही इनडेफिनिट सब्जेक्ट्स है ना, इनको क्या बोलते हैं हम? इनडेफिनिट सब्जेक्ट्स। तो इनडेफिनिट सब्जेक्ट्स में वहां पर हम किसका यूज कर लेते हैं? दैट का यूज कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज, तो वी क्या है? सिंपल है, नॉमिनेटिव केस है। वी का हम कंपैरिजन नॉमिनेटिव से ही करेंगे, सेम केस कंपैरिजन। तो जब सेम केस कंपैरिजन होगा, तो वी का कंपैरिजन दे से होगा। तो वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दे, देम नहीं होगा। स्पोकन में कितना ही अच्छा लग जाए आपको, रूल है भैया, नॉमिनेटिव का कंपैरिजन नॉमिनेटिव से। तो वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, प्रयाशी इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन डैश। तो वही बात हो गई। यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि जो प्रयाशी है उसका कंपैरिजन इस वैल्यू से हो रहा है। तो प्रयाशी क्या है? नॉमिनेटिव केस है। तो नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव का कंपैरिजन नॉमिनेटिव से कर दो भाई। तो प्रयाशी इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन, आई होगा, मी नहीं होगा। ठीक है, बेसिक फंडाज हैं प्रोनाउंस के, बहुत मजेदार तरीके से हम लोग इसको याद कर रहे हैं कि सेम केस कंपैरिजन का रूल क्या है, कि प्रयासी क्योंकि नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव का कंपैरिजन आप नॉमिनेटिव से ही करेंगे भाई।
ठीक है, तो उसके लिए चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, और चार्ट आप प्रोनाउन का जब तक याद नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो और उसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लें, उसको लिख लिख के, तो चार्ट से आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड एकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट हमारा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये आपका क्लियर हो गया फंडा, तो यहाँ से आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जल्दी से बता दें, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। तो अब यहाँ पर कई लोग जो हैं दिक्कत में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जब आप बात करेंगे तो फैसिलिटीज, थोड़ा सा अंदर जाते हैं, तो फैसिलिटीज जो है कार और एकोमोडेशन की, ध्यान से देखना, ये एक बोर्ड है। ये वही कलेक्टिव नाउन वाला क्वेश्चन है, समझ नहीं आता है कि सर सिंगुलर होगा कि प्लूरल। और यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसमें मान लो 6 डायरेक्टर्स हैं, ये 6 हैं। ठीक है, और ये एक बोर्ड है हमारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, समझ लेना। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पूरा बोर्ड क्या एक कार और एकोमोडेशन थोड़ी लेगा। जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर कार एंड एकोमोडेशन की सबके मेंबर्स के लिए करेंगे ना। कार और एकोमोडेशन ये 6 के 6 सभी को चाहिए होगा। कि यहाँ पर वांट दिया हुआ है, वांट का मतलब क्या है, प्रेजेंट सिंपल में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वैसे भी क्लियर है कि सर ये यहाँ पर इसको क्या मान रहा है, प्लूरल मान रहा है। अगर सिंगुलर मान रहा होता तो वांट्स कर लेता। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये मानेंगे कि सर ये जो है, ये एक्चुअल में जो सेंस कह रहे हैं ओवरऑल, ये कौन से सेंस को कह रहे हैं सर, प्लूरल सेंस को कह रहे हैं, क्योंकि कार एकोमोडेशन बहुत सारे या सभी मेंबर्स के लिए कह रहे होंगे, तो मोर देन वन हो गया, और दूसरा यहाँ पर वांट लगा है। तो जब सर ऐसा लगा है तो ये इटसेल्फ तो सर एक यूनिट के लिए आता है। तो हम इसीलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें प्लूरल मानते हुए दे का रिफ्लेक्सिव देना पड़ेगा आपको, और इसीलिए क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स। 6, तो हम यहाँ पर देखेंगे आई माई सेल्फ। देखिए यहाँ पर अब इम्फेटिक वाला केस आ गया सर का। आई माई सेल्फ, मैंने खुद देखा कि वह जो है अपने कपड़े धो रहा था, ही वॉज वॉशिंग हिज क्लोथ्स एंड शी वॉज वॉशिंग हर। तो देखिए यहाँ पर हिज क्लोथ्स आया है, तो हिज क्लोथ्स क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव हिज है, उसके साथ नाउन आ गया, तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का जो फंडा है वो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। शी वॉज वॉशिंग हर, हर क्या, एरर है इस पार्ट में। वॉशिंग हर वट, शी वॉज वॉशिंग हर वट। सो देर इज नो क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट। सो यहाँ पर रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं हम, क्योंकि बार बार हम ये नहीं बोलेंगे ही वॉज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, शी वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, हर्स। शी वॉज वॉशिंग हर्स, एंड हर्स इज इक्वल टू हर प्लस नाउन, एंड दैट इज हर प्लस इन दिस केस क्लोथ और क्लोथ्स वट एवर। क्लियर। तो एग्जैक्ट आंसर हर क्लोथ भी ज्यादा बेटर, उससे भी क्या होगा, हर्स होगा। क्या होगा, हर्स, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे हम। So I myself saw that he was washing his clothes and she was washing hers. Okay, clear. Question number 7. They think that are right, but as far as my opinion is concerned, they have harmed themselves. यहाँ पर कुछ मिसिंग है। जब भी दैट आता है तो दैट के बाद फिर आपको नॉमिनेटिव देना पड़ता है। दे थिंक दैट दे आर राइट, दैट के बाद ये एरर, टाइपो एरर है, या फिर इसमें अगर दे लिखा था और टाइप करना भूल गए तो फिर नो एरर होगा। ये ऑन एरर कर दिया इन्होंने, नो एरर है इसमें। तो दे थिंक दैट दे आर राइट, तो जब भी दैट आता है तो दैट अपने बाद नॉमिनेटिव केस लेता ही है। जनरली दैट के साथ ये नियम है, अनलेस दैट अपने साथ इनडेफिनिट सब्जेक्ट्स ले ले। समझ में आ रही बात। तो दे थिंक दैट दे आर राइट, और स्पेशली जब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब भी है ना, तो वर्ब को अपना सब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा। वर्ब को अपना सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपको डालना पड़ेगा दे। दे थिंक दैट आर राइट ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आई नो द फैक्ट व्हाई ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास बिकॉज ही मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम लॉजिक लग रहा है, अभी मैंने कुछ समय पहले
थियरी की क्लास में बताया था। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 में? आई नो द फैक्ट व्हाई ही एब्सेंटेड। तो सिंपल सी बात है। पहली बात तो कई बच्चों को ये थोड़ा क्लियर नहीं होता है कि सर एब्सेंट का वर्ब बनता है, बन जाता है। एब्सेंट एक होता है उपस्थित, अनुपस्थित, और एक होता है अनुपस्थित होना, अनुपस्थित करना। ठीक है। तो अब यहाँ पर एब्सेंटेड बिल्कुल ठीक है वर्ब, लेकिन वही बात है कि जब वर्ब आएगा एब्सेंटेड तो ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेगा, और रिफ्लेक्सिव ही के हिसाब से इसके बाद इसको रिफ्लेक्सिव देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? आई नो द फैक्ट व्हाई ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा? आई नो द फैक्ट व्हाई ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। ठीक है। हिमसेल्फ क्यों आया? क्योंकि ही था तो उसके साथ उसका रिफ्लेक्सिव देना पड़ेगा। चलिए, माई सेल्फ आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम हंसराज कॉलेज एंड आई एम लुकिंग फॉर एनी रेप्यूटेबल जॉब। ठीक है। तो माई सेल्फ और हाई, आई सिंपली स्टेटेड, ये बिल्कुल वैसे ही सिंटेक्स वाइज भी गलत लग रहा है। आई माई सेल्फ हैव कंप्लीटेड, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। स्ट्रेस देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए आप ऐसे लिख देंगे, आई माई सेल्फ हैव कंप्लीटेड। हैव ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि आई अपने साथ हैव लेता है, बीच में माई सेल्फ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई माई सेल्फ हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, मैंने खुद ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से किया है और अब मैं एक रेप्यूटेबल जॉब देख रहा हूँ। ठीक है। तो ये आगे पीछे हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। इट इज दे हु हैज गॉट एंट्री टू प्ले इंटरनेशनल मैच एंड वोन इट कंफर्टेबल। देखो यहाँ पर ये नो होगा, और यहाँ पर वोन इट कंफर्टेबली है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, टाइपो एरर है। अब ट्राई करते हैं। इट इज दे हु हैज गॉट एंट्री टू प्ले इंटरनेशनल मैच एंड वोन इट कंफर्टेबली। क्या हुआ भाई? राइट। तो मैंने बताया कि इट इज या इट वॉज के बाद हमेशा क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन आता है, ये रूल है। आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आपने बताया था वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये रूल टू द एक्सेप्शन टू द रूल है। वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम टॉकिंग टू हिम, आई एम टॉकिंग टू ही नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन जब इट इज या इट वॉज, या इसको थोड़ा और अगर थोड़ा सा और गहरी बात कर लूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाता है, जब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाए, जैसे यहाँ पर ये मेन वर्ब हो गया है। ठीक है। यह मैं हूं, यह वो, यह वे हैं जो मेरे हीरो हैं, यह मैं हूं जो तुम्हारा मददगार हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करने लग जाए, तो उनके बाद जो केस आता है ये नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन ही आते हैं। क्लियर? अब जब नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन आते हैं तो भैया क्या दिक्कत है, चाहे यहाँ आई लगाओ चाहे दे लगाओ, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यहाँ पर दे कोई दिक्कत नहीं है, नॉमिनेटिव केस है, अभी बताया था नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस के चार्ट में। ये चार्ट आपको याद करना है, ये वाला। तो आप देखोगे कि नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट प्रोनाउन या नॉमिनेटिव प्रोनाउन में क्या दे कहीं पर दिख रहा है? दिख रहा है सर, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ लगा सकते हैं इसको। तो ये बात यहाँ तक की समझ में आ गई कि यहाँ इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है। तो अब क्या होगा फिर, जब इसमें कोई एरर नहीं है तो आपने दे लगा दिया यहाँ पर। ठीक है। अब लेकिन हु का एरर है। देखिए हु का नियम क्या है कि हु से पहले जो, हु के बाद वो, हु से ऐसे लिख लो उसको कि हु से पहले जो भी केस आता है, केस वन, अगर हु से पहले केस वन है तो हु के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेम सब्जेक्ट, सेम केस, सेम केस के अकॉर्डिंग आएगी। अब भैया दे है, प्लूरल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ हैज नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? हैव। क्योंकि हु से पहले दे था, और दे क्या है? प्लूरल है। तो दे जब प्लूरल है तो यहाँ पर हैज नहीं लगा सकते, आप क्या लगाओगे? हैव। There were 6 lazy boys and 4 industrious one in our class. तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर लेजी बॉयज 6 हैं, प्लूरल हो गया, तो जब प्लूरल में आपको यहाँ पर प्लूरल करना पड़ेगा, क्योंकि 4 जो हैं या 6 आलसी लड़के हैं और 4 मेहनती हैं। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती से होता है। हाँ, ये वोकैबलरी में भी आ जाएगा आपके, हार्ड वर्किंग को इंडस्ट्रियस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। ये इंडस्ट्री वाला, उद्योग वाला नहीं है ये। ठीक है। तो इंडस्ट्रियस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वन की जगह वंस, 4 industrious ones।
क्योंकि यहाँ पर प्लूरल के लिए बॉयज के लिए आपको जब रिप्लेस करना है उसको प्रोनाउन से, तो आप वन नहीं कहेंगे, वंस करेंगे। ठीक है, 4 इंडस्ट्रियस वंस इन आवर क्लास। ठीक हो गया। उसके बाद एवरीवन शुड हेल्प माय मदर लास्ट नाइट। एवरीवन शुड हेल्प माय मदर लास्ट नाइट। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली था, एवरीवन शुड हेल्प वंस मदर। तो अब इसमें हमें एरर बताना है। ठीक है, तो साथियों जब भी हम वन का पोजेशन वंस से दे सकते हैं, ठीक है, और एवरीवन इस तरीके के सेंटेंस होते हैं इनडेफिनिट सब्जेक्ट। इसका रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनडेफिनिट सब्जेक्ट में दिक्कत आती है कि सर हम पोजेशन में क्या लगाएं। तो पोजेशन में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल का पोजेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनलेस जेंडर डिफाइंड नहीं है, जैसे अगर यहाँ होता है एवरी गर्ल तो आप हर लगा देते, नहीं तो आप हिज लगाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल पोजेशन में क्या लगता है? हिज। तो यानी कि यहाँ वंस की जगह क्या लगेगा? हिज। तो ये हो जाएगा एवरीवन शुड हेल्प हिज मदर। इनडेफिनेट सब्जेक्ट में ही ये रूल लगेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि इनडेफिनेट सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी। नहीं, जिसमें वन लगेगा व्यक्ति वाले होंगे, बडी या वन लगेगा जिसमें। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे क्या क्या होंगे इस तरीके के सब्जेक्ट्स होंगे। एवरी वन, ठीक है, नो वन, ठीक है, समबडी, समबडी, समवन, नन। ठीक, ये इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होंगे, इनके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या लगेगा? हिज लगेगा, या पोजीशन के लिए हिज यूज होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100% लगेगा। ठीक है, रूल है। हाँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन में हालांकि इसमें ऑल नहीं आएगा। एक कोड भी बताया था मैंने, सनम, SANAM, सम, ऑल, नन, एनी, मच। ये इंडेफिनिट सब्जेक्ट्स होते हैं। सम, ऑल, नन, एनी, मच। ठीक है, इनके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों लग जाता है सब्जेक्ट, ये बताया था मैंने एक बार। सिंगुलर प्लूरल दोनों लग जाता है। सम के साथ आप सिंगुलर भी लगा सकते हो ना, सम मिल्क इज सार, कुछ दूध खट्टा है। और आप ये भी कह सकते हैं सम बॉयज आर लेजी। ठीक है, तो इनके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे सभी लोग। आई डोंट लाइक दैट यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट। ये वाले को कट कर देंगे यहाँ पर ऊपर से। आई डोंट लाइक, देखिए लाइक जब भी यूज आएगा तो हाँ सॉरी, डोंट लाइक। डोंट लाइक में आपको पता नहीं है कि आप क्या लाइक नहीं करते। मतलब आप वैसे तो कहना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं अच्छा लगता जो तुम मेरी माँ से कहते हो, या जो तुमने मेरी माँ से कहा। अब जब भी नेगेटिव सेंटेंस आते हैं ना, कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या कहा, या मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता या नहीं अच्छा लगता जो तुम कहते हो, तो वो एक तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में हमारा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। इसको हम कहेंगे अनक्लियर एंटीसीडेंट्स। अनक्लियर एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब वो होता है नाउन जिसको रिलेटिव प्रोनाउन क्वालिफाई करता है ना, जो अभी हु और विच में नहीं बताया था, जो नाउन या प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है और जिसको वो क्वालिफाई करता है, उसको एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। ठीक है, तो जब एंटीसीडेंट यानी कि नाउन या प्रोनाउन ही होता है, एक तरीके से नाउन या प्रोनाउन ही होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लगता है। जो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, व्हाट, देन, दैट, नहीं, हु, विच, whom, दैट, इन सबसे पहले लगता है, तो उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक, तो जब अनक्लियर एंटीसीडेंट होता है, अनक्लियर मतलब अस्पष्ट या नेगेटिव होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। आई डोंट लाइक व्हाट यू सेड, तो वहां पर दैट की जगह हम क्या लगाते हैं? वहां पर दैट की जगह हम लगाते हैं व्हाट। अनक्लियर एंटीसीडेंट्स में व्हाट का प्रयोग होता है। अनक्लियर एंटीसीडेंट्स में नोट कर लेगी पूरी क्लास,
अनक्लियर एंटीसीडेंट्स में रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर वर्मा लाइक्स म्यूजिक हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स। अब देखिए यहाँ पर जो भी ये वैल्यू आ रही है रिलेटिव प्रोनाउन की, इससे पहले क्या आ रहा है? म्यूजिक, जो मुझे रिलैक्स करने में मदद करता है। म्यूजिक क्या लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है? म्यूजिक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, NLT, नॉन लिविंग थिंग है ना, म्यूजिक लिविंग थोड़ी है। तो जब म्यूजिक नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं कर सकते। मैंने बताया था हु तो हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए आता है, तो यहाँ पर विच का प्रयोग हो जाएगा, विच हेल्प्स मी टू रिलैक्स। मिस्टर वर्मा लाइक्स म्यूजिक विच हेल्प्स मी टू रिलैक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 क्या है? अ वुमन कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू। देखो एवरीथिंग भी वही केस आ गया, अभी जो बताया था मैंने, क्या बताया था? नो वन, समवन, सच। ठीक है, इन सारे केसेस में ईच, एवरी, इन सारे केसेस में जब रिलेटिव प्रोनाउन देना पड़ता है तो व्हाट का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है? दैट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिस हो जाता है, ये याद रखना। अ वुमन कैन डू एवरीथिंग दैट अ मैन कैन डू। अ वुमन कैन डू एवरीथिंग दैट अ मैन कैन डू। ये लिस्ट आपने नेक लेनी है जिसमें दैट के साथ कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन, दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कौन कौन से शब्द लगेंगे, उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। जैसे एवरीथिंग, नन, समवन, सच, ईच, एवरी बता दिया मैंने, तो इनके साथ दैट लगेगा। क्लियर? इसकी एक लिस्ट मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल टेक विद मी हूसोएवर यू चूज। ठीक है, देखिए हूसोएवर तो अब मैं अपने साथ ले जाऊंगा जिसको भी तुम चुनोगे। तो इसमें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 में? बताया था मैंने, क्या लॉजिक बताया था कि जो भी तुम चुनोगे, अब हमें नहीं पता इंसान है या वस्तु है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी देखो भाई इसमें क्या होगा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मैंने बताया ना कि जब भी हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर इंसान है या वस्तु है, तो हम यहाँ पर, हो सकता है वो किसी इंसान को चुनने की बात कर रहा हो सकता है वो किसी चीज को चुनने की बात कर रहा हो, तो उस दोनों ही केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर whosoever की जगह क्या लगाएंगे? whatsoever। तुम जो भी चुनो यार, तुम जो भी चुनो मैं उसको ले लूंगा अपने साथ। तो whatsoever, समझ में आ रही है बात? जहां पर हमें चुनाव करने का सब्जेक्ट जो है वो अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो, जैसे कि अभी मैंने नेगेटिव सेंटेंस में ऊपर बताया था कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या बोला, मुझे नहीं, मुझे तुम जो भी चुनोगे वो स्वीकार है, इस तरीके के सेंटेंस में हम वहां पर क्या लगाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन में वट या वट्सोएवर जो भी आएगा वट ही लगेगा रिलेटिव प्रोनाउन में। फिर से बता रहा हूँ, अनक्लियर प्रेसिडेंट्स एंटीसीडेंट्स के यूज में होगा ये। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, तो वन ऑफ द फ्यू पीपल आ गया, फिर से वही बात हो गई सच और दैट वाला। तो यहाँ पर whom नहीं आएगा, शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल दैट आई थिंक माइट बी गुड एट द जॉब। तो वन ऑफ द फ्यू पीपल के साथ रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का यूज होगा। ये वाले कम से कम तीसरा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18, he bought a house the price of which was 5 लाख रुपीस। क्या होगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा बेटा? क्लियर की 17 में वन ऑफ द फ्यू पीपल के साथ दैट का आंसर होगा। ठीक, पेयरिंग में। अब 18 में आते हैं, ही बॉट अ हाउस द प्राइस। देखो यहाँ पर हाउस को ही डिफाइन कर रहा है, वह जो घर लाया उसका कीमत।
तो जब किसी किसी भी चीज को हम एक बार ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं, हमने हाउस को डिफाइन किया, वो घर लाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को हमने फिर से डिफाइन किया, जिसकी कीमत द प्राइस, तो जिसकी कीमत द प्राइस ऑफ, यहां पर हमें पोजेशन देना है, पोजेशन, जिसकी कीमत द प्राइस ऑफ हुज, विच नहीं होगा। और वैसे भी हुज प्राइस वाज 5 लाख, ही बॉट अ हाउस, यहाँ पर द प्राइस ऑफ विच की जगह पूरा क्या हो जाएगा, पोजेशन में हम देंगे जिसकी कीमत के लिए, ये इसकी जगह हम सीधा हुज का यूज करते हैं कि नहीं रिलेटिव प्रोनाउन में, तो क्या हो जाएगा, ही बॉट अ हाउस हुज प्राइस वाज, ऐसे लिखेंगे हम। हुज वहां पर एडजेक्टिव की, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह हो जाता है, हुज प्राइस वाज 5 लाख रुपीज। ठीक है। इसके बाद योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर। नंबर 19 में नो एरर है, क्योंकि योर स्टेट का कंपैरिजन कर रहा है तो माइन के साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माई स्टेट होता तो दिक्कत हो जाती। माइन इज इक्वल टू क्या होता है, माई प्लस स्टेट, माइन इज इक्वल टू माई प्लस स्टेट, सो नो इश्यूज। और 20 में आ जाते हैं साथियों, द 5 सिस्टर्स लिव्ड इन पुणे एंड दे लिव्ड ईच अदर। 5 सिस्टर्स है तो बताया था स्टार्टिंग में, ईच अदर नहीं होगा, मोर देन 2 हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वन अनदर, वन अनदर। ठीक है, मोर देन 2 के लिए रेसिप्रोकल में वन अनदर का यूज होता है। ठीक है।